हेलो बच्चों, आज 4 मार्च है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले 10 तारीख को आपका मैथ का पेपर है और आप सब लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तरफ से आपको एनसीईआरटी को रैपिडली रिवाइज करवा के दूँ, जिसमें आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हम 3 चैप्टर्स के ऊपर रैपिडली डिस्कस करें, जिसमें पहला चैप्टर होगा रियल नंबर्स, फिर पॉलिनोमियल्स और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको चैप्टर्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उस चैप्टर के वो, और उसके साथ साथ रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल्स, इतना मैं आपको करवा दूँ सो दैट आप फटाफट उसको समझ के उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद से करें। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है या आने वाली है या आती है, जो भी है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसके आगे के चैप्टर्स के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मैंने नया वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। तो बेटा, रियल नंबर्स क्या होता है ये सब हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। तो रियल नंबर्स हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स ये दोनों भी आते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों भी आते हैं, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा और 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को रियल नंबर्स के अंदर जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे कहता है कि every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है ये अपने प्राइम प्रोडक्ट के फैक्टराइज्ड फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये हर नंबर के लिए यूनिक होता है, इसके ऑर्डर को अगर हम छोड़ दे तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं अगर हम बात करें लेट्स से 27 का, तो 27 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर हम बात करें लेट्स से 14 की, तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जैसे कि आप जानते हो कि ऐसा नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में फॉल करता है। तो 27 को अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख पा रहा हूँ, मतलब कि 27 एक कंपोजिट नंबर है जिसको मैंने फैक्टराइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया। आप इसको 3 भी लिख सकते हो। उसी तरह 14 जो है इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं 14 को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। अब अगर मैं इनके ऑर्डर को अगर छोड़ दूं, मतलब क्या कि मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखूं या 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखूं, इस बात को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये समझ में आता है कि 14 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बस यही रहेगा। इसमें ना मैं कोई नंबर एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ, ना इसमें से कोई नंबर कम कर सकता हूँ। तो इस पर से मुझे समझ में आ रहा है कि ये फैक्टराइजेशन 14 के लिए यूनिक है, ये फैक्टराइजेशन 27 के लिए यूनिक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम हमें कहाँ यूज़ करना है, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें इसको यूज़ करना है इन फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम्स। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, हम रैपिड रिवीजन में जा रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को बहुत सारी बार जीसीडी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब आपको ये याद रखना है एक ट्रिक के तौर पे, हम लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत सारी बार कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ और एचसीएफ के जगह एलसीएम निकाल बैठो और कंसिडर करो उसको कि ये एचसीएफ है, तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ में अगर एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो लोएस्ट आएगा कंपेयर टू एलसीएम, जिसमें एल स्टैंड्स फॉर लीस्ट, लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी आएगी एचसीएफ से, तो ये हाईएस्ट आएगा। तो ये उल्टा होता है। अगर एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज हो जाओ, आपके पास 2 नंबर्स है, ठीक है, और उसमें से लेट से 2 और 4 में आपके पास में जो एलसीएम आता है वो आता है 4 और एचसीएफ आता है 2, है ना। बट आपको नहीं पता इसमें से कौन सा एचसीएफ है कौन सा एलसीएम है। तो आपको ये जानना है कि अगर एच है तो वैल्यू छोटी आएगी और अगर एल है तो वैल्यू बड़ी आएगी। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट
आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए, जो कि आपके टीचर्स ने या आप मेरे पास थे कभी तो मैंने आपको HCF और LCM के बारे में पढ़ाया होगा। तो अभी हमारे ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो HCF और LCM यहाँ पे हम निकाले कैसे? तो इसके लिए हमारे पास जो सिलेबस में मेथड है वो है सॉरी मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं, उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 96 और 404 के प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लेने हैं। तो 96 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, 96 स्टार्ट विथ 2, 2 से जब खत्म हो जाएगा फिर 3 एंड सो ऑन, आप प्राइम नंबर बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 आएगा यहाँ पर 48, फिर आएगा 224, फिर आएगा 212, फिर आएगा 26, 23 और 31। तो 96 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर ये 2s को मैं सारे एक साथ पावर के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 और आएगा 3 रेज़ टू द पावर 1। ये हो गया 96 का फैक्टर। उसके बाद आएगा 404 जिसके फैक्टराइजेशन हमें करने हैं। तो 404 के लिए आप फैक्टराइजेशन करोगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 202, फिर आएगा 2 से 101 और आएगा 101 से 101। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स में यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको सबसे पहले अगर आप HCF निकालना चाहते हो तो HCF के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करने हैं कॉमन फैक्टर्स ओनली। और यहाँ पे क्योंकि H है तो अगेन H का उल्टा लीस्ट, तो यहाँ पे आप लोगे लीस्ट एक्सपोनेंट। और अगर आप LCM निकालना चाहते हो, LCM निकालना चाहते हो तो यहाँ कॉमन फैक्टर की जगह पे आएंगे ऑल प्राइम फैक्टर्स और लीस्ट एक्सपोनेंट की जगह आएगा हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब कॉमन फैक्टर्स अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कॉमन फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ओनली 2 और इसका लीस्ट एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको 2। तो आप इसका आंसर निकाल लोगे 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो 4 विल बी कंसिडर्ड एज द HCF ऑफ 96 एंड 404। उसके बाद अगर आप LCM निकालना चाहते हो तो प्राइम फैक्टर्स में आपको दिख रहे हैं ऑल प्राइम फैक्टर्स में 2, 3 और 101। हाईएस्ट एक्सपोनेंट में यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। तो फिर आपका LCM कुछ इस प्रकार आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 101। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो नंबर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज LCM। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला भी आ जाता है जिसे आपको ध्यान रखना है और ये भी नोट करना है कि फॉर्मूला तभी वर्क कर पाएगा जब आपको क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में बोला हो। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि HCF of 2 numbers A and B multiplied by LCM of 2 numbers A and B is equals to A multiplied by B। यानी सादी भाषा में HCF multiplied by LCM is equals to A multiplied by B। ये फॉर्मूला आपको तब काम में आएगा जब आपको इन 4 में से कोई 3 चीज़ पता हो और चौथी चीज़ आपको निकालनी हो, तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। हम सिर्फ याद दिला रहा हूँ मैं आपको, हम सिर्फ रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 6, 72 और 120 के फैक्टर्स निकाल लोगे, प्राइम फैक्टर्स। जैसे अब मैं यहाँ लिख दूँ आपको तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। उसके बाद 72 में आएगा 2 इंटू 36, 36 यानी 2 इंटू 18, 18 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। और 120 के लिए यहाँ पे आएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस में आ जाते हैं 2 क्यूब, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। अब अगर आप HCF निकालना चाहते हो तो HCF में आपके पास में होने चाहिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स और यहाँ पे H है तो हम लीस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स है वो है 2,
और उसके बाद में सभी में आप देख रहे हो कि 3 भी अवेलेबल है। अब हमें लीस्ट एक्सपोनेंट देखना है, तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे आ रहा है निकल के 1 और 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट निकल के आ रहा है 1। तो फिर आपका HCF यहाँ पे हुआ 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1 यानी 6 is the HCF। और अगर आप LCM निकालना चाहते हो तो LCM में आपको यहाँ पर चाहिए प्राइम फैक्टर्स, और अगर यहाँ L है तो यहाँ पे H होगा हाईएस्ट एक्सपोनेंट। प्राइम फैक्टर्स में आपको सारे लेने हैं, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर आप देखोगे तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको 2 दिखाई दे रहा है और 5 का 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इनको लिख लोगे तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 यानी 8 9 और 5, और अगर आप LCM निकालोगे तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 9 5 45 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 36। 360 इज दी LCM। ठीक है, तो ये हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम एक सॉल्व एग्जाम्पल देखें तो ये भी इसी कैटेगरी में फिट होता है। क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज है, और उसे एक ट्रे के अंदर में उन बर्फीज को स्टैक करके रखना है इस तरह से कि हर स्टैक में सेम टाइप की बर्फी हो और सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो, और साथ ही साथ उसने ट्रे में सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए, लीस्ट पॉसिबल एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 420 और 130 डिफरेंट टाइप की बर्फीज है और उसे ट्रे में उस बर्फी को स्टैक करके अरेंज करना है इस तरह से कि हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज आए, तो हमें ये देखना है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 420 और 130 को इक्वली डिवाइड कर पाए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज हो। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो 420 को तो डिवाइड करता है लेकिन 130 को डिवाइड नहीं करता, तो फिर हम देखेंगे कि काजू बर्फीज के नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ द बादाम बर्फीज। देयरफॉर वी वांट अ नंबर इन अ वे दैट द नंबर शुड डिवाइड बोथ द नंबर एग्जैक्टली। अब अगर कोई नंबर दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो हम कहेंगे वो नंबर इन दोनों का हुआ कॉमन फैक्टर। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि उसने ट्रे में लीस्ट पॉसिबल एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि रिमेनिंग एरिया जो है खाली रहे ट्रे के अंदर में। तो लीस्ट पॉसिबल एरिया तभी हो पाएगा जब स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज मैक्सिमम हो। मैक्सिमम बर्फीज तब होगी जब एक ऐसा नंबर हो बड़े से बड़ा जो इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर पाए। मतलब कॉमन फैक्टर तो चाहिए मुझे लेकिन हाईएस्ट वाला। सो हमारा आंसर बना HCF। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम HCF क्यों निकालने वाले हैं। तो जैसे ही हमें ये फाइनलाइज हो गया, हमको ये पता चल गया कि अब हमें HCF निकालना है, तो क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। अभी मैं लिखने में यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपके पास लिखा हुआ होगा तो मैं ओरली आपको समझाता हूँ। अब यहाँ क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सिंस द स्वीट सेलर वांट्स टू हैव इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक्स इन अ वे दैट इट ऑक्यूपाइज द लीस्ट एरिया ऑफ द tray, therefore we need to find a number that is a highest number as well as divides both these numbers exactly. That means we want to find the HCF. Therefore अब आपको यहाँ से HCF के लिए जाना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो प्रोसेस देखी HCF और LCM फाइंड करने की, बस उसी वे से आपको फैक्टराइज करना है 420 को और 130 को। 420 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास में आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर मैं 420 को लैडर मेथड से फैक्टराइज करता हूँ 2 से, स्टार्टिंग विथ 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 210, फिर मेरे पास आंसर आएगा 105, फिर मेरे पास आंसर आएगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 7 और सॉरी 5 7 और उसके बाद 7 1। तो हमारे 450 के फैक्टर्स में आ गया 2 स्क्वायर, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। अब हम 130 को फैक्टराइज करेंगे, तो 130 को अगर आप फैक्टराइज करोगे 2 से
तो आपको यहाँ पे आएगा 65। अब ये आगे होता नहीं है, 2 से 3 से भी नहीं होता है, तो हम 5 से करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 31। तो आपके यहाँ 130 के फैक्टर्स आ गए 2, 5 और 13। जैसे कि आप जानते हो HCF में हमें चाहिए कॉमन फैक्टर्स और हमें चाहिए लीस्ट एक्सपोनेंट। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है 2 एंड 5, लीस्ट एक्सपोनेंट में हमको दोनों भी बार 1 मिलेगा। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 10। इसका मतलब आप लास्ट में आंसर कंक्लूड करोगे स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टोरी प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ लिखना है कि सिंस द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10, therefore there must be 10 बर्फीज इन अ स्टैक which satisfies the given condition। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो हमारे पास अगले स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है अगला क्वेश्चन, जो कि मैंने एक्सरसाइज से लिया हुआ है। सबसे पहला हम 7th वाले क्वेश्चन को पहले देखेंगे बिकॉज हमारे टॉपिक से अभी रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि दो कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर में, एक का नाम है रवि और एक का नाम है सोनिया। तो वो कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक सर्कुलर फील्ड में एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि बाबू लेते हैं 12 मिनट्स। अब अगर वो एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में एक साथ शुरू करते हैं अपनी जर्नी, मान के चलो इस पॉइंट से सोनिया और रवि ने स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में और वो इस सर्कुलर लूप में पाथ में अगर घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो हमसे जानना चाहता है कि कितनी देर बाद वो फिर से इसी स्पॉट पर आकर मिलेंगे, है ना। अब देखो सोनिया घूम रही है, पहला राउंड उसने बनाया, उसको 18 मिनट लगे, लेकिन रवि बाबू भी उस वक्त ही निकले थे, तो वो तो सोनिया जी को ओवरटेक करके वापस यहाँ से आ चुके होंगे कहीं से और इस पॉइंट पे सोनिया से पहले पहुँचेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। सोनिया जी धीरे धीरे फिर से आएगी, फिर वो अपना जर्नी कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब ये एक दूसरे को कहीं और तो एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन सेम स्पॉट पर अभी मिल नहीं रहे फिलहाल। तो ये कब एक दूसरे को मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक साथ शुरू किया वापस एक बार एक साथ कब आएंगे, जैसे ट्रैफिक लाइट्स के अंदर में भी आपको मिलेगा कि 3 अलग अलग स्क्वायर के सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, जो सुबह 8 बजे एक साथ रेड सिग्नल दिखा रहे हैं और पहला सिग्नल 2 मिनट बाद चेंज होता है, दूसरा सिग्नल जो है 5 मिनट बाद चेंज होता है और तीसरा सिग्नल 3 मिनट बाद चेंज होता है। तो बताइए अब कितने बजे यहाँ से आगे फिर से रेड लाइट तीनों सिग्नल पे एक साथ लाइट अप हो गए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि आपको पता करना है LCM। तो LCM पता करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि LCM ही क्यों निकालना है, यहाँ पर HCF क्यों नहीं निकालना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। देखिए, जब LCM का बेसिक मीनिंग क्या है, LCM का बेसिक मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या कि देखिए सोनिया 18 मिनट्स बाद यहाँ से स्टार्ट करने के बाद 0 पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद 18 मिनट्स बाद वो अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी, सेकेंड राउंड वो 36 मिनट में कंप्लीट करेगी स्टार्ट होने से। इस तरह से 18 के टेबल में उसका ये राउंड कंप्लीशन चलता रहेगा। उसी तरह रवि जो है ये 0 राउंड के बाद फर्स्ट राउंड अपना 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, सेकेंड राउंड जो है वो 24 मिनट में कंप्लीट करेगा, थर्ड राउंड 36 मिनट में कंप्लीट करेगा। इस तरह से वो आगे अपनी जर्नी 12 के मल्टीपल में करता रहेगा। हम जानना चाहते हैं कि वो साथ में कब आएंगे, तो साथ में तभी आएंगे जब 18 के टेबल में और 12 के टेबल में कोई कॉमन नंबर आए। तो वो कॉमन नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 36। अब सवाल ये है कि अगली बार फिर अगर उन्हें मिलना है तो अब कब मिलेंगे, तो अब 36 के टेबल के जो नंबर्स आएंगे उस मल्टीपल के टाइम कंप्लीशन पे वो लोग यहीं पे फिर से मिलते चले जाएंगे। तो ये 36 क्या हुआ, 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल, 72 क्या हुआ, उन दोनों का कॉमन मल्टीपल, 108 क्या होगा, उन दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो ये चलता चला जाएगा और अब 36 का टेबल आप जानते हो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। तो हम इन्फिनिटी तो पता नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं करना। क्वेश्चन जानना चाहता है कि पहली बार फिर से कब मिलेंगे या सबसे कम समय कौन सा होगा जहाँ पे वो फिर से एक बार मिलेंगे। तो वो रहेगा 36 जो कि कॉमन मल्टीपल है, दोनों के टेबल में आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा यानी लीस्ट, इसीलिए हम पता करते हैं LCM, लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। सो आई होप आपको एलसीएम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालना ये आपको पता है, तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको सिंपल है, 18 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स में लिख रहे हो मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हो, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप यूज़ कर रहे हो। आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख दिए, यहाँ पे आपको इसके फैक्टर्स लिख देना है, यानी आप 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख रहे हो। एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स चाहिए और हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 और 2 है। तो आपका आंसर आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 36। तो हम देख रहे हैं कि सोनिया और रवि जी वापस 36 मिनट बाद उसी स्पॉट पर आके एक दूसरे को मिलेंगे और आगे अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट होते हैं। सो दैट वाज फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात तो भले क्वेश्चन के हिसाब से 6 रेज़ टू द पावर n की करेंगे, लेकिन ये जनरलाइज में आपको सिखाऊंगा कि आपको आंसर कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करके बताइए कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन में 6 टू द पावर n में n की वैल्यू रिप्लेस करने पर एक ऐसा आंसर मिले जो कि एंड हो रहा है 0 में, मतलब उसके वंस प्लेस पे 0 आता हो। ऐसा n का कौन सा वैल्यू यहाँ रखा जाना चाहिए जिससे कि आंसर हमें इस टाइप से मिले। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। समझाने के लिए पहले आपको बता दूँ कि 6 रेज़ टू द पावर n में अगर आप 6 को देखोगे तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखोगे एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो आ जाएगा 2 इंटू 3। अब अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे पावर को यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो आप देखोगे कि आंसर आता है 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 ही है। पावर में n है मतलब 2 n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, और 3 भी उतनी ही बार रिपीट हुआ है। बट ले दे के फैक्टर्स तो 2 ही है, 2 एंड 3। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 डिजिट में एंड होना है, लेट्स से 10, 20, 50, 100, 1000, 500, कोई भी नंबर ले लो, आप देखोगे कि ये सारे नंबर्स के मल्टीपल में फैक्टर्स में 10 तो एक ना एक बार आता ही है। अब अगर 10 एक ना एक बार आता है तो 10 के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे हर बार। तो 10 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 5, तो 2 यहाँ आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, ये आते ही रहे। मतलब ये है कि आप आंसर लिखोगे फॉर एनी नंबर टू एंड इन डिजिट 0 the prime factors of that number must contain at least 1 time 2 and 1 time 5 as their prime factors। 2 और 5 उसमें कंपल्सरीली होने ही चाहिए, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो भी, मल्टीपल और कुछ भी हो बट मिनिमम एक बार तो होने ही चाहिए, तभी वो 0 में एंड होगा। तो उसके लिए फैक्टर्स में 2 और 5 तो चाहिए। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस वाला पार्ट कहता है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक वे से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ना हम उसमें कोई नया ऐड कर सकते हैं, ना कोई उसमें से डिलीट कर सकते हैं। अभी अब हमने 6 रेज़ टू द पावर n के फैक्टर्स देखे, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 ही है। तो 2 तो उसके प्राइम फैक्टर में आ रहा है, लेकिन हमें 5 कहीं नज़र नहीं आ रहा, और क्योंकि ये फैक्टराइजेशन इस नंबर के लिए यूनिक है तो यहाँ पे 5 अब किसी भी तरीके से आ नहीं सकता। इस वजह से यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखने से अब फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब कि यहाँ पे ये नंबर जो भी आंसर दे, ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे 0 एंड में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है बच्चों। इसीलिए हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर एंड्स इन डिजिट 0। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसको लिखोगे कैसे? तो आप पहले लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। फिर आप नीचे की लाइन में लिखोगे फॉर एनी नंबर टू एंड इन डिजिट 0 the prime factors of that number must contain at least 1 time 2 and 5
So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic suggests that any number's prime factors cannot be altered. Therefore, there is no way by which we can have 5 as a prime factors of 6 raised to the power n. Therefore, there exists no value of n for which the 6 raised to the power n ends in digit 0. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अगली स्लाइड में हम जाते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे. हमारे यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. मैं नंबर लिख लेता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है? अब देखो बच्चों, अगर ये यहीं तक होते नंबर्स तो ये क्वेश्चन पूछना बनता भी नहीं था. क्यों? क्योंकि वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो बच्चा भी बता देगा कि ये तो कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर्स है. क्यों? क्योंकि वो कोई प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है. कंपोजिट नंबर क्या है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1. तो हम ये कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है. आप पूछ क्यों रहे हो? लेकिन उसने यहाँ पर एडिशन में 13 और 5 देकर ये क्वेश्चन को डिजाइन किया. अब ये कंपोजिट नंबर्स हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए था, बस एडिशनली यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था. हम इसको फिर भी प्रूव करना चाहेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्यों है. तो इसका ट्रिक क्या है? सिंपली आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा नंबर है जो कॉमन पड़ता है. तो हम देख रहे हैं 13 यहाँ पे दोनों भी टर्म्स के अंदर में कॉमन आ रहा है, तो हमने 13 कॉमन निकाल लिया. अब जो बचेगा वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में. तो यहाँ आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1. तो अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो भैया ये बनेगा तो एक नंबर ही, और ये भी एक प्राइम नंबर है. अब ये प्राइम हो चाहे ना हो, इसको और फैक्टराइज करोगे तो प्राइम बन ही जाएगा. मतलब कि ये जो नंबर है ये 13 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है. मतलब कि ये नंबर फिर से क्या हुआ? कंपोजिट नंबर. उसी तरह आप देखोगे कि 5 इन दो टर्म्स के अंदर में कॉमन पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे. तो हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1. तो अब हम फिर क्या देख रहे हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है. ये जो टोटल करके आंसर आएगा वो एक नंबर होगा. प्राइम है तो अच्छी बात है, नहीं है कंपोजिट तो और फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन फैक्टर्स तो होंगे वो भी प्राइम. मतलब प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब के कंपोजिट नंबर. तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ, ये भी कंपोजिट नंबर हुआ. आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा. चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे होगा कुछ ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है. ये एक इरेशनल नंबर है. हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में डाल दूँ. ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है. अभी √2 इरेशनल नंबर है, ये हमें अगर प्रूव करना है तो हमें इसको प्रूव करने के लिए जाना होगा प्रूफ बाय इनडायरेक्ट मेथड से. इसमें हम क्या करते हैं, तो हमें एक बोलना होगा कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर. √2 इज ए रैशनल नंबर. हमें बोला है प्रूव करो √2 इरेशनल है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं और हम सपोज कर रहे हैं कि √2 जो है ये एक रैशनल नंबर है. अब बात ये आती है कि अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब अगर √2 इज इक्वल टू p/q है तो ये एक इक्वेशन बन गया. मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता हूँ. मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, तो यहाँ पे आ गया p² इज इक्वल्स टू 2. अब जब हमने यहाँ पे क्लेम किया कि √2 p/q फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि p एंड q आर को प्राइम्स. p एंड q आर को प्राइम्स. अभी को प्राइम्स क्या होता है? को प्राइम्स का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है
और मैं आगे जाके ये प्रूव कर दूं कि दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब मैंने जो सपोज किया ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कंक्लूजन से, इसका मतलब मैंने जो सपोज किया ये बात गलत थी, यानी रूट टू रैशनल नंबर नहीं था, वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर एक तो रैशनल होता है, अदरवाइज इर्रेशनल होता है। तो चलिए मैं अपनी बात को गलत साबित करने के लिए जुड़ जाता हूँ। तो मैंने p बाई क्यू इज इक्वल्स टू रूट टू लिखा, मैंने स्क्वेयरिंग किया तो मुझे मिल गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब मैं क्यू स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर। अब अगर ये टू क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर है, और अगर मैं इस नंबर को टू से डिवाइड कर देता हूँ तो ये टू से डिविजिबल होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टू डिवाइड्स टू क्यू स्क्वायर। अब अगर टू इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, तो मैं बोलूँगा टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये डिवाइड्स के लिए मैं ऐसा सिंबल यूज़ करता हूँ, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब एक और थ्योरम था, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर पाता है तो स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को भी वो नंबर डिवाइड कर पाएगा, मतलब 2p को भी डिवाइड कर पाता है। इसका मतलब ये है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। ये स्टेटमेंट नंबर ए बन गया, यानी p का एक फैक्टर है 2। अच्छा, अगर 2 p का फैक्टर है मतलब p 2 का मल्टीपल है, मतलब p 2 के टेबल में आता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग p बनता होगा। अब लेट से वो नंबर कोई और नहीं बल्कि c है, मतलब मैं p को 2 मल्टीप्लाइड बाय c के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। स्क्वायरिंग यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ये 2 को अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो आंसर आएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर की वैल्यू होगी 2c स्क्वायर। इसका मतलब ये 2c स्क्वायर को अगर मैं कभी 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब q स्क्वायर को 2 जो है ये डिवाइड करता है। अगर q स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। तो a और b से समझ में आ रहा है कि 2 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 ये p और q का कॉमन फैक्टर है। पर हमने तो कहा कि p और q को प्राइम्स है, मतलब कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे ही सपोजिशन को, है ना। बस मैंने यही किया, मैंने अपने आप को गलत साबित किया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि फ्रॉम a and b I see that 2 is a common factor of p and q, but in this statement we are claiming that p and q are co-primes. So this contradicts this statement. This has happened because we have assumed that root 2 is a rational number. ना हम इसको ये अज्यूम करते रैशनल नंबर है, ना हम ऐसा लिखते, ना ऐसा होता, ना 2 p और q का कॉमन फैक्टर आता, है ना। तो हमारी गलती है कि हमने रूट 2 को क्या सपोज कर लिया, रैशनल नंबर सपोज कर लिया। वो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब कि वो क्या है, इररेशनल नंबर है। ओके, सो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। अब इसको लिखते कैसे, ये आपके पास में सब मौजूद है, मेरा काम सिर्फ आपको रिवाइज करके देना था। अब अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, फिर से आप वही करोगे कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, तो देयरफॉर p बाई q इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 3, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ऐसा रहेगा कि बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को आइसोलेट करना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको p और q की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 को शिफ्ट कर देंगे, तो p बाई क्यू माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p माइनस 5q अपॉन q आ जाएगा, नेगेटिव रूट 3 आएगा। ये माइनस भी इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस p माइनस 5q अपॉन q इज इक्वल्स टू रूट 3। अब हम जानते हैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि जब इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी।
तो इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो ये सारा आंसर क्या आएगा, रैशनल। तो आप बोलोगे सिंस 5 p and q are integers, therefore the left hand side is also integer, therefore left hand side is a rational number, therefore root 3 also is a rational number। अब रूट 3 रैशनल नंबर आ गया, लेकिन एज अ फैक्ट हम जानते हैं कि रूट 2 रूट 3 ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स है। तो हम कहते हैं कि हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कभी तो भी अपने लाइफ में। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है तो आपको इस मेथड से पहले रूट 3 को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इरेशनल है। इससे कम मार्क्स के लिए आता है तो आप डायरेक्ट क्लेम कर दो कि हम तो जानते हैं कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पता पड़ रहा है कि वो रैशनल नंबर है। एक नंबर एक टाइम पे कोई एक ही चीज़ हो सकता है, आइदर रैशनल और इरेशनल, दोनों दोनों नहीं, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अब गिवन तो गलत हो नहीं सकता, ये फैक्ट तो गलत हो नहीं सकता, इसका मतलब हमने जो सपोज किया है कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है वही गलत है, क्योंकि यहीं से सारा बतंगड़ हुआ। तो ना हम ये अज्यूम करते, ना यहाँ पे ये हादसा होता। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 ये रैशनल नंबर तो कतई नहीं हो सकता, मतलब कि वो इररैशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिखने कैसे है ये आपके पास अगेन अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रैशनल नंबर वाला पार्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म होता है। लेट मी चेक, कोई और स्लाइड बची है हम देख लेते हैं। ओके, हाँ ये बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शॉर्ट में इसको समझना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस है रैशनल नंबर्स के वो किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए देखें तो आप देखोगे कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके प्राइम फैक्टर्स अगर इस प्रकार है कि उनके फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 2, कहीं ना कहीं 5, कहीं ना कहीं यहाँ देखिए कहीं ना कहीं 2, कहीं ना कहीं 5 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 अगर आता है तो आप समझ जाओ कि जब उसका डेसिमल फॉर्म निकाला जाएगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं जाके एंड होगा, टर्मिनेट होगा। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इसके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। इस स्टेप मैं फिर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ किया गया है। इसको देखते ही आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 है तो इन नंबरों के जो डेसिमल फॉर्म्स आएंगे ये टर्मिनेटिंग आएंगे, कभी ना कभी खत्म होंगे, जरूर होंगे। बट इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, मतलब रैशनल नंबर जो है ये परफेक्ट p बाई क्यू फॉर्म हो यानी को प्राइम फॉर्म में हो, उसके बाद ही आपको ये चेक करना है कि क्या q के फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है। अगर हाँ तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। अब कोई पूछेगा सर आपने अभी कहा 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 5 है ही नहीं सर। नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि m और n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए या सिंपल होल नंबर्स होने चाहिए। तो 5 का पावर हम 0 भी तो अज्यूम कर सकते हैं। तो 5 का पावर अगर 0 है मतलब इस फैक्टराइजेशन में 5 तो बिल्कुल यहाँ पे है, भले ही उसका पावर 0 ही क्यों ना हो। तो यहाँ 5 ना होते हुए भी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 ना होते हुए भी 2 है और यहाँ तो है ही। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा होगा सिर्फ 2 सिर्फ 5 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 है, मतलब कि वो इस फॉर्म में परफेक्टली फिट होते हैं और ऐसे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस जो है ये हमेशा टर्मिनेट होंगे। अब अगर 2, 5 के अलावा कोई और इसमें आ जाता है कंटेमिनेशन, लेट से 7 आ जाता है या 3 आ जाता है या 11 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये जो होगा रिकरिंग फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में आएगा। तो ये था रियल नंबर के ऊपर एक रैपिड रिवीजन। अब जो 2 चैप्टर्स मैं कह रहा था मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूँगा, जो इसके तुरंत बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को रियल नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू कि आप लोग NCERT से एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर से एक्सरसाइजेस इस टॉपिक के ऊपर के सारे सॉल्व कर लो, सो दैट आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय